नमो बुद्धाय साथियों, आपका प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर क्यों गणपति उत्सव बहुजनों के खिलाफ शुरू हुआ था। क्यों आज भी भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग इस बात से अनजान हैं। क्या वजह थी, आप खुद सुनिए, जो आपको हैरान कर देगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, गणपति उत्सव अब सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रचलित हो चुका है। गणपति के नाम पर ऐसे आयोजनों की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेशोत्सव का सार्वजनिक पौधरोपण किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणपति उत्सव शुरू करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या थी? वजह थी बहुजनों के आंदोलन को दबाना था और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के मिशन में अड़ंगा लगाना था। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव के बहाने बहुजन समाज सुधारों को रोकने की कोशिश की थी। दोस्तों, 19वीं सदी का भारत जाति के हिसाब से बुरी तरह बैठा हुआ था। ब्राह्मण सबसे ऊपर, शूद्र अति शूद्र समाज यानी शोषित पीड़ित दलित समाज बहुत बुरी हालत में था। हजारों सालों से शूद्र और महिलाओं की हालत पशुओं से भी ज्यादा खराब थी। ऐसे मुश्किल वक्त में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जैसा महान सितारा चमका, जिसने इस देश को दलितों के रहने लायक बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। फुले कहते थे कि इंसान और इंसान में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ज्योतिराव फुले ब्राह्मणवाद के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चलाते हैं। वह शूद्र अति शूद्रों को ब्राह्मणवाद के अंधविश्वास से बाहर निकलने के लिए 24 सितंबर 1833 को सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती देते हैं। वह महिलाओं की शिक्षा पर जोर देते हैं। पहले वह अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर 1848 में भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोलते हैं। ज्योतिबा फुले ने 19वीं सदी के भारत में क्रांति लाकर रख दी थी। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह शुरू कराया। उन्होंने ब्राह्मण पुरोहितों के बिना बहुजन समाज में शादी करने की शुरुआत की और बाल विवाह के खिलाफ कैंपेन चलाया। वह जगह जगह पोस्टर चिपकाते थे, कैंपेन करते, लोगों से बात करते, महिलाओं और बच्चों के लिए शेल्टर होम भी खोले, दलित पिछड़ों के लिए शिक्षा पर भी जोर दिया। महात्मा फुले के यह काम ब्राह्मणवादी सत्ता को खत्म करने का काम कर रहे थे। ज्योतिराव फुले का सत्यशोधक समाज की गतिविधियों ने पुणे के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के ब्राह्मणों की नींद उड़ा दी थी। ब्राह्मणों को लगता था कि अगर शूद्र और अति शूद्र पढ़ लिख लेंगे तो वे सवाल जवाब करने लगेंगे, महिलाएं भी शिक्षित हो जाएंगी तो फिर उनकी दुकानदारी ही बंद हो जाएगी। ब्राह्मणों ने ज्योतिराव फुले को डराने धमकाने की खूब कोशिश की। फुले को मारने के लिए उनके घर धोंडीबा जैसे हत्यारे को भी भेजा, जो कि बाद में ज्योतिबा फुले के ही अनुयायी बन गए। ज्योतिराव फुले जी के इस महान समाज सुधार के कार्यों की वजह से ज्योतिबा फुले के घर वालों ने उन्हें घर से ही निकलवा दिया। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 चैनल प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल, जो हमारे बहुजन महापुरुषों का सच्चा इतिहास तथा अखंड प्राचीन भारत की संस्कृति एवं पुरातन सभ्यता की सच्चाई को आप तक बेधड़क पहुंचाता है। दोस्तों, जब सावित्रीबाई फुले स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो इसी बहुजन समाज ने उनकी पत्नी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले पर गोबर फेंका, लेकिन वह झुके नहीं। धीरे धीरे फुले दंपति का असर सिर्फ पुणे में नहीं रहा बल्कि पूरे महाराष्ट्र और आसपास के सभी जगह जगह दिखाई देने लगा।
पुणे के ही नारायण पेठ में बाल गंगाधर तिलक के अखबार केसरी का हेडक्वार्टर था। तिलक एक कट्टर ब्राह्मणवादी व्यक्ति थे जो महात्मा फुले के सबसे बड़े आलोचक के रूप में जाने जाते थे। तिलक ने महात्मा फुले के आंदोलन को बदनाम करने, उन्हें अंग्रेजों का पिट्ठू साबित करने और हिंदू धर्म का दुश्मन दिखाने के लिए अपने अखबार केसरी और मराठा में लगातार लेख प्रकाशित किए। तिलक ने महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में बहुत बुरी बातें लिखी, लेकिन इन सब के बावजूद भी महात्मा फुले का असर कम नहीं हो रहा था। दोस्तों, आगे जानते हैं शिव जयंती महोत्सव को बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव में कैसे बदल दिया। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के कुर्मी अर्थात कुणबी, मराठा, शूद्र मूल निवासी राजा थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या ब्राह्मणों ने जहर देकर कर दी, जिसका बदला संभाजी महाराज ने उन ब्राह्मणों को हाथी के पैर के नीचे कुचलवाकर मार कर लिया था। इससे आहत होकर ब्राह्मणों ने धोखे से संभाजी महाराज को औरंगजेब के हाथों में पकड़वा दिया और बाद में मनुस्मृति के मुताबिक छत्रपति संभाजी महाराज की जीभ सर कटवाकर उन्हें मार डाला। उस दिन ब्राह्मणों ने उनके पेशवा राज्य में उत्सव स्वरूप शक्कर बांटकर उस दिन को गुड़ी पाड़वा नाम दिया। इस तरह ब्राह्मणों ने मूल निवासी बहुजनों के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज दोनों को मरवा दिया था। इस प्रकार मराठा मूल निवासी बहुजनों के राजाओं को कपट से मरवाकर उसके बाद ब्राह्मणों ने शिवशाही को पेशवाई में बदल डाला। यह सत्य है। दोस्तों, इतिहास गवाह है। छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु के बाद राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने रायगढ़ में उनकी समाधि ढूंढ निकाली थी और जून 1869 में छत्रपति शिवाजी महाराज के मान में उन्होंने पोवाड़ा लिखा। दोस्तों, हमेशा यह याद रखना कि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने 1874 में महाराष्ट्र के बहुजनों के लिए पहली बार अपने राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती शिव जयंती के रूप में मनाई। दोस्तों, बहुजनों को जागृत करने के लिए महात्मा फुले जी ने शिव जयंती महोत्सव हर साल 10 दिन तक मनाना चालू किया। महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिराव फूले द्वारा बहुजन शूद्रों, अति शूद्रों, SC सेंट OBC में शिव जयंती के प्रभाव और जागृति के कारण ब्राह्मण डरने लगे। इसलिए बाल गंगाधर तिलक नामक कट्टर ब्राह्मण ने शिव जयंती से बहुजनों में बढ़ते जागृति और प्रभाव को खत्म करने के लिए सन 1893 में गणपति महोत्सव का महाराष्ट्र में सार्वजनिक आयोजन किया। अब प्रश्न निर्माण होता है, क्या 1893 से पहले महाराष्ट्र में गणोत्सव मनाया जाता था? बिल्कुल नहीं। इसका कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, ब्राह्मणों के मुताबिक भगवान शंकर का ठिकाना हिमालय में उत्तर भारत के आसपास है, तो उन्होंने गणेश शंकर पुत्र को महाराष्ट्र में ज्यादा प्रचलित क्यों करवाया, उत्तर भारत में क्यों नहीं? इसका मुख्य कारण यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की हत्या ब्राह्मणों ने की थी। इस बात का ब्राह्मणों को डर था कि अगर इस तथ्य का पता बहुजनों को चलेगा तो ब्राह्मणों का अंत निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों ने महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फूले के शिव जयंती उत्सव से जागृत हो रहे बहुजन शूद्रों को छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की हत्या ब्राह्मणों द्वारा हुई है यह पता न चले, इसके लिए उनका ध्यान डाइवर्ट करने के हेतु बाल गंगाधर तिलक ने धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को जुटाने की चाल चली, जिसे आज भी आप देखते हैं कि लोग धर्म के नाम पर धार्मिक स्थानों पर खींचे चले आते हैं। इसी वजह तिलक ने अपने निवास स्थान यानी पुणे के केसरीवाड़ा में 20 अक्टूबर 1893 में देश के पहले सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की। यह गणेशोत्सव 10 दिन यानी 30 अक्टूबर 1893 तक चला था। दोस्तों, जब तिलक ने गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत की तब तिलक ने लोगों को हिंदू धर्म के नाम पर तैयार किया और गली मोहल्लों में धूमधाम से गणेश उत्सव मनाने लगे। इस बारे में महान स्कॉलर गेल ओवेट
ने अपनी किताब कल्चरल रिवोल्ट इन ब्राह्मण मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया के पेज नंबर 262 और 64 पर लिखती है, तिलक ने धार्मिक भीड़ को अपने राष्ट्रवादी एजेंडे से जोड़ने के लिए गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी। इन मेलों में गीत गाने वाले लोग न सिर्फ अंग्रेजों और मुसलमान का मखौल बनाते थे, बल्कि बहुजन समाज सुधारकों के बारे में भी ऊंट पटांग बोलते थे। दोस्तों, तिलक महात्मा फुले को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और अक्सर अपनी अखबार केसरी और मराठा में उनके खिलाफ और उनके संगठन समाज के बारे में बहुत बुरी बातें लिखते थे। तिलक गणेश उत्सव के नाम पर जुटने वाली भीड़ को महात्मा फुले और उनके संगठन के खिलाफ भड़काने के लिए खूब भाषण देते थे। पता नहीं क्या क्या बातें बोलते रहते थे, बहुत बुरी बातें बोलते थे। इस तरह बाल गंगाधर तिलक ने धार्मिक जुलूस का इस्तेमाल अपनी ब्राह्मणवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए किया। आइए दोस्तों, अब मैं आपको राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और बाल गंगाधर तिलक के बीच चलने वाले मतभेदों के बारे में भी बता देती हूँ कि ऐसे कौन से मसले थे, किन किन मुद्दों पर उन दोनों के बीच में मतभेद था और तिलक जो हमेशा महात्मा फुले को अपना दुश्मन मानते थे। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले कहते थे कि 4 वर्णों पर आधारित जाति व्यवस्था बहुत खराब चीज है और इंसानों के बीच में जाति भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन तिलक चतुर्वर्ण जातिवाद के कट्टर समर्थक थे और तिलक का मानना था कि जाति पर भारतीय समाज की बुनियाद टिकी है। जाति की समाप्ति का अर्थ है भारतीय आज की बुनियाद को तोड़ देना, साथ ही राष्ट्र और राष्ट्रीयता को भी तोड़ देना। और इस पर ज्योतिराव फुले कहते थे कि जातियां जो है वह बहुत खराब चीज है। महात्मा ज्योतिराव फुले जाति को असमानता की बुनियाद मानते थे और इसे समाप्त करने का संघर्ष कर रहे थे, अर्थात समतामूलक समाज निर्माण करने का आंदोलन चला रहे थे। उनका संघर्ष यही रहा कि जाति व्यवस्था को खत्म किया जाए, जबकि तिलक ने महात्मा फुले जी को ही राष्ट्रद्रोही कहा, क्योंकि वह राष्ट्र की बुनियाद जाति व्यवस्था को तोड़ना चाहते थे। महात्मा फुले कहते थे कि ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे वर्णों में बांट दिया। वह कहते थे कि जिस तरह से बाल काटना नाई का धर्म नहीं बल्कि धंधा है, कपड़े धोना धोबी का धर्म नहीं बल्कि धंधा है, उसी तरह से पूजा पाठ करना ब्राह्मण का धर्म नहीं बल्कि धंधा है। महात्मा फुले ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था के दुश्मन थे, जबकि तिलक को जाति व्यवस्था बहुत प्यारी लगती थी। तिलक कहते थे कि सभी जातियों को अपनी जाति का ही परंपरागत काम करना चाहिए, यानी चतुर्वर्ण के जातियों के हिसाब से जो काम सौंपा गया है उन्हें वही काम करते रहना चाहिए। तिलक ने महार और मातंग जैसी अछूत जातियों के स्कूलों में प्रवेश का पूर्णतया विरोध किया और कहा कि केवल उन जातियों का स्कूलों में प्रवेश होना चाहिए जिन्हें प्रकृति ने शिक्षा लेने के लायक बनाया है, यानी कि उच्च जातियों को। इसका मतलब यह हुआ कि तिलक दलित, ओबीसी को इस लायक ही नहीं मानते थे, अर्थात उन्हें शिक्षा न दी जा सके। तिलक हमेशा ही सिर्फ ब्राह्मणों की सत्ता चाहते थे। तिलक चित्पावन ब्राह्मण थे और अपने ब्राह्मणवादी नजरियों को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरीके से काम करते थे। फुले कहते थे कि प्राथमिक शिक्षा हर जाति के बच्चे के लिए अनिवार्य होनी चाहिए, लेकिन तिलक ने महात्मा ज्योतिराव फुले जी के इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि कुंभी किसानों समाज के बच्चों को इतिहास, भूगोल और गणित पढ़ने की क्या जरूरत है, उन्हें तो अपने परंपरागत जातीय पेशिये को अपनाना चाहिए, यानी जो काम उनको दिया है वही करना चाहिए। आधुनिक शिक्षा उच्च जातियों के लिए ही उचित है, जबकि महात्मा फुले जी लड़कियों के शिक्षा पर खास जोर देते हैं। वह लड़कियों के लिए स्कूल खोलते हैं, लेकिन तिलक उसका कड़ा विरोध करते हैं।
तिलक ने लड़कियों को शिक्षित करने का तीखा प्रतिरोध किया और इसके खिलाफ कैंपेन किया और लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना के विरोध में उन्होंने बकायदा आंदोलन भी चलाया। द प्रिंट पर प्रकाशित अपने लेख में डॉक्टर मुख्तार सिंह लिखते हैं कि तिलक ने महिला शिक्षा का पूरी क्षमता के साथ विरोध किया। परिमल राव ने अपने शोध पत्र में मुख्य रूप से तिलक के अखबार मराठा के हवाले से बताया है कि विष्णु शास्त्री चिपलुणकर और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के कट्टरवादी धड़े ने 1881 से 1920 के बीच किस तरह बालिका विद्यालयों की स्थापना और हर समुदाय के लिए शिक्षा देने के प्रयासों का विरोध किया। इस धड़े के विरोध के कारण महाराष्ट्र में 11 में से 9 नगर पालिकाओं में हर किसी के लिए शिक्षा देने के प्रस्ताव किया। लेकिन तिलक ने राष्ट्रवादी शिक्षा की वकालत की, जिसमें धर्मशास्त्रों का अध्ययन और हुनर सीखने पर जोर दिया था। तिलक की लीडरशिप में कट्टरवादी धड़े का तर्क था कि पेशवा के शासन के दौरान महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। तिलक के यह विचार उनके अखबार मराठा में 15 मार्च 1885 के अंक में छपे हैं। महिला शिक्षा के विरोध में तिलक का तर्क था कि महिलाएं कमजोर होती हैं और उनका काम सिर्फ संतान को आगे बढ़ाना है, इसलिए उनको शिक्षित करने से उनको पीड़ा होगी, क्योंकि आधुनिक शिक्षा को समझना उनके शक्ति से बाहर है। उनकी ये बात मराठा, जो उनका अखबार के 31 अगस्त 1884 के अंक में छपी थी, उसका रेफरेंस आप देख सकते हैं। यानी उस समय महात्मा ज्योतिराव फूले और तिलक के बीच लगातार द्वंद्व चलता रहा। ऐसा ही द्वंद्व आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच में भी देखते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया और गांधी रनाड़ी और जिन्ना में तिलक के इन समाज सुधारकों में अड़ंगा लगाने के बारे में विस्तार से लिखा है। वह उनको नायक नहीं मानते थे और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर है कहते हैं कि इस देश में कितने महात्मा आए गए, धूल उड़ाकर चले गए, लेकिन अगर असल मायनों में जो कोई महात्मा है तो वह ज्योतिबा फुले हैं। बाबा साहब ने जब 1920 में मुख्य नायक की शुरुआत की थी, उन्होंने 15 दिनों में छपने वाला पाक्षिक अखबार निकाला था। तब उन्होंने पैसे देकर तिलक के अखबार केसरी में विज्ञापन भेजा था कि आप हमारे अखबार का विज्ञापन छाप दीजिए कि हमारा यह अखबार शुरू हो रहा है। लेकिन तिलक ने बाबा साहब आम्बेडकर जी का वह विज्ञापन नहीं छापा, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पैसे भी चुका रहे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह बहुजन समाज से आने वाली मजबूत आवाजों के नेताओं के कितने बड़े विरोधी थे। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने अपनी कट्टर ब्राह्मणवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लिया है। तिलक ने आजीवन ऐसे कम किए हैं जिससे बहुजन समाज का नुकसान हो और समाज में जरूरी सुधार ना हो सके। लेकिन भारत के सवर्ण इतिहासकारों ने उन्हें महान राष्ट्रवादी नेता घोषित कर दिया। उम्मीद है इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि कैसे बाल गंगाधर तिलक जैसे कट्टरवादी ब्राह्मण ने बहुजनों के मुक्तिदाता महात्मा फुले का रास्ता रोकने के लिए धर्म का सहारा लेते हुए गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। असल में तो यह उत्सव बहुजन की हकमारी करने का एक जरिया था, अर्थात उसको रोकने के लिए यह गणेशोत्सव शुरू हुआ था। लेकिन दोस्तों, अब बहुजन इसे ही जोर शोर से मना रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी बहुजन इन त्योहारों को मनाते आ रहे हैं, वह इसके पीछे का असली इतिहास भी समझेंगे और अपने जीवन में बदलाव लाएंगे एवं अपने महापुरुष और महान महिलाओं के संघर्ष को याद करते हुए यह सब दिमाग में रखेंगे कि जो भी वह उत्सव मना रहे हैं उसके पीछे की कहानी क्या है और क्या उनकी बर्बादी करने के लिए तो यह काम नहीं हो रहा है। इसलिए महात्मा ज्योतिराव फुले कहते हैं, ईश्वर भगवान एक ऐसा खिलौना है जिसे शूद्रों को डराने और भट ब्राह्मण को कमाने के लिए बनाया है।
दोस्तों इसलिए मुझे लगा कि उस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि अब चूंकि यह जरूरी माहौल है, उसमें आपको यह बात बतानी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आप हमारी ताकत है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपका रिव्यू नमो बुद्धाय लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, साथ साथ इस वीडियो को अपने मित्र परिवार में शेयर जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगली बार हमारे बहुजन महापुरुषों के अनमोल प्रेरणादायक सत्य आदर्श विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्बन मंगलम। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्रेजेंटेशन बाय प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।